अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर एकेडमी। आज की वीडियो में हम चैप्टर गैसेस एक्सचेंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ब्रीथिंग क्या है, सिंपली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन है ऑफ एयर टू अलाउ गैस एक्सचेंज। और इस गैस एक्सचेंज को हम डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सो प्लीज डू चेक इट आउट ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर गैस एक्सचेंज होता कहाँ होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। और किसके थ्रू हो सकता है, वो ब्रीथिंग के थ्रू हो जाता है, ठीक है। सो ब्रीथिंग में हम सिंपली क्या पढ़ने वाले हैं, इनहेलेशन जिसको हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं, which is the taking in of air या breathing in of air. Then we have exhalation जिसको हम expiration भी कहते हैं, which is the giving out या breathing out of air, ठीक है। अब ये breathe in and breathe out air को हम inspired air and expired air भी कहते हैं। जो हम air breathe in कर रहे हैं that is called inspired air, and the air that we breathe out उसको हम क्या कह रहे होते हैं, expired air। अब इनकी कुछ कॉम्पोजिशन डिस्कस कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी से इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर की, कि उसमें कौन कौन से फैक्टर्स कितने अमाउंट में मौजूद है, किसमें ज्यादा कंसंट्रेटेड है, किसमें कम सैचुरेशन है, ये सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करें तो इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन होते हैं 21%। दिस इंस्पायर्ड एयर इज द एयर जो कि सराउंडिंग में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है, वही हम क्या कर रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं। तो उसकी कॉम्पोजिशन भी ऑलरेडी नो कि उसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन होता है, 21%। एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन 16% है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू डिटरमाइन कि भाई 21 से 16 कैसे हुआ। ऑफ कोर्स गैस एक्सचेंज होता है एंड द ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम अल्वेलाई इनसाइड द लंग्स टू द ब्लड इन द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम इनहेल कर रहे हैं उसमें 0.04% है, और जो हम एक्सहेल करते हैं उसमें कितनी परसेंटेज होता है, 4%। क्यों? क्योंकि ये एक वेस्ट गैस है, तो इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द कैपिलरीज टू द alveoli in the lungs, ठीक है। देन वी हैव नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन के देखो इंस्पायर्ड एयर हो या एक्सपायर्ड एयर, दोनों में कितना परसेंट है, 78%। ये इसलिए क्योंकि अनरिएक्टिव गैसेस हमारी बॉडी में जाकर कोई इसका रिएक्शन नहीं हो रहा होता है, इन्वॉल्व नहीं होती है ये किसी चीज में, देयरफॉर इट रिमेन्स द सेम। वाटर वेपर की बात अगर हम करें तो इंस्पायर्ड एयर में इट कैन बी वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर में एयर मौजूद है हमारी, उसमें ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी कम है, ड्राइनेस ज्यादा है, ऑफ कोर्स वाटर वेपर कम होंगे, तो वेरिएबल है। बट द एयर वी एक्सपायर्ड, जो हम एक्सहेल करते हैं, इट्स सैचुरेटेड। इसको हम सैचुरेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब एयर पूरा फ्लो करते हुए जाती है हमारे एयर पैसेज के थ्रू, दैट ट्रैकिया, दैट ब्रोंकस, ब्रोंकाई एंड ऑल दैट स्टफ, तो होता क्या है इन सब की लाइनिंग्स में वी हैव वाटर वेपर्स, ठीक है। तो जैसे ट्रैकिया की एंड ब्रोंकाई की लाइनिंग्स में वी हैव म्यूकस, तो म्यूकस से वाटर इवेपोरेट करके एयर में जाता है। इसके अलावा अल्वेलाई की जो मॉइस्ट लाइनिंग होती है अल्वेलाई के अंदर, इफ यू नो, वीडियो लाजमी देख लेना, ठीक है। तो उस मॉइस्ट लाइनिंग से वाटर वेपर्स कहाँ जा रहे होते हैं, एयर के अंदर आ रहे होते हैं, दैट्स व्हाई दैट एयर इज सैचुरेटेड। टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो इंस्पायर्ड एयर का ऑफ कोर्स रूम टेम्परेचर होगा, बट एक्सपायर्ड एयर ऑफ कोर्स ये हमारे पूरे ट्रैक से होते हुए गुजर रही है, तो सारा हीट एब्जॉर्ब करते हुए जाती है, तो दैट टेम्परेचर इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस व्हिच इज आवर बॉडी टेम्परेचर। डस्ट पार्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो इंस्पायर्ड एयर में तो ऑफ कोर्स इट इज सैचुरेटेड, जैसा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है तो इंस्पायर्ड एयर में तो सैचुरेशन होगी ऑफ ऑल द माइक्रोब्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। बट इन द एक्सपायर्ड एयर ना होने के बराबर होंगे, ना होने के बराबर होंगे, या तो नहीं होंगे या तो बहुत हल्के से होंगे। वो भी किस वजह से होता है, क्योंकि एक डिफेंस मैकेनिज्म ऑलरेडी हमारे एयर पैसेजेस के अंदर मौजूद होता है, जो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट हल्का सा रिव्यू दूंगी मैं यहाँ पे। वी हैव व्हाट, वी हैव ciliated cell and goblet cells in the lining of trachea and bronchi। गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है, मतलब उसको पूरी को ना हम सिलिएटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। एपिथेलियम इज बेसिकली द वेरी थिन लेयर, ठीक है। इसको सिलिएटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि उस वो जो एपिथेलियम है वो सिलिएटेड सेल से मिलके बनती है, ठीक है। तो वी हैव गॉबलेट सेल्स आल्सो जो कि म्यूकस सिक्रीट करने का काम करता है, एंड दैट म्यूकस बेसिकली सारा डस्ट एंड माइक्रोब्स को आपस में ट्रैप करता है, ताकि कोई भी जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं जो हमारे लंग्स तक पहुंच रही है वो बिल्कुल क्लियर हो, उसमें किसी भी किस्म का कोई डस्ट या कोई माइक्रोब्स ना हो, ताकि इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सके हम, ठीक है। इसके अलावा ये म्यूकस ऑफ कोर्स लाइनिंग में है, तो उसमें सारा डस्ट आके जमा हो रहा है, माइक्रोब्स आके जमा हो रहे हैं, तो ये अगर वहीं रहा तो क्या कॉज कर सकता है, जिस लाइनिंग पर ये मौजूद है उस लाइनिंग में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसी वजह से वी हैव सिलिएटेड सेल्स।
सिलिएटेड सेल्स का काम क्या है? सिलिएटेड सेल्स पे हेयर लाइक अपीयरेंस होती है सीलिया की, एंड दीज सीलिया आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल to remove the mucus from the linings of the air passages by doing their beating movement. इस तरीके से beating movement करके remove कर देते हैं। तो एक किस्म का एक defense mechanism भी है inside the ear tract. So ये सारी हमने composition देख लिया। अब हम अपने main topic पर आते हैं, which was inhalation and exhalation, कि basically वो कैसे रहा होता है। एक बात समझ लो कि ये inhalation and exhalation की अगर हम बात करते हैं, both of these are mechanical processes. कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, सिंपल फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस है। मतलब इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, कोई हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें सिंपली क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, फोर्सेस जनरेट हो रही हैं, पुलिंग फोर्सेस जनरेट हो रही हैं, प्रेशर की बात हम कर रहे हैं, सारा मैकेनिकल एंड फिजिकल है, ठीक है। इसमें जो इनहेलेशन है दैट इज एक्टिव प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर्स द एनर्जी। वो किस लिए? क्योंकि मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए होती है। बट इन एक्सहेलेशन वो एक पैसिव प्रोसेस है, उसको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। द सेम मसल्स जो कि इनहेलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वही रिलैक्स हो जाते हैं, विच लीड्स टू अल्टीमेटली एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे डिटेल में तो क्लियर हो जाएगा। अभी पूरा इनहेलेशन को डिस्कस करने से पहले वी शुड नो कि हमारा जो एक एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर्स है पूरा, वो किस तरीके से इन्वॉल्व होता है इन द ब्रीथिंग। ठीक है, सो वी हैव दिस थोरेसिक केज जिसके अंदर वी हैव थोरेसिक कैविटी जिसको हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो वो किस चीजों से मिलकर बनती है? वी हैव दिस स्टर्नम एंटीरियरली। ठीक है, अच्छा जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप उसको खुद भी अपने पर फिजिकली पैल्पेट करके चेक कर सकते हो कि यार दिस इज द स्टर्नम ऑन योर बॉडी, दीज आर द रिब्स एंड दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम, तो और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ठीक है, तो ये स्टर्नम हो गई हमारे पास, ये रिब्स हो गई, एंड पीछे होता है बैकबोन। अब ये जो स्टर्नम है, रिब्स है सॉरी, ये एंटीरियरली ऐसे स्टर्नम आगे की तरफ से मतलब स्टर्नम के साथ अटैच होती है, पीछे पोस्टीरियरली अगर हम साइड व्यू से देखें तो इस तरीके से बैकबोन के साथ हमारा वर्टिब्रल कॉलम है पूरा उसके साथ अटैच होती है। अब फ्रंट व्यू से देख रहे हो कि किस तरीके से ऐसा लग रहा है स्लाइड करती हुई नीचे आ रही है रिब्स, दे आर स्लैंटिंग। सो बेसिकली होता क्या है, अगर हम उसको साइड व्यू से देखें तो और क्लियर होगा, रिब्स जो है वो बैकबोन से स्टर्नम की तरफ स्लैंट करते हुए आती है, स्लाइड ऐसा लगता है वो डाउनवर्ड मूव करते हुए नीचे आ रही है। तो ये इसकी एक बहुत अच्छी लॉजिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसको अगर हम इस सेंस से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि दे आर मूविंग डाउनवर्ड, स्लैंट करते हुए नीचे आ रही हैं फ्रॉम बैकबोन टू दी स्टर्नम। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा हम मसल्स देख लें तो कौन सा इन्वॉल्व होता है। सो बेसिकली हमारे पास दो मसल्स होते हैं, एक तो होता है इंटरकोस्टल मसल्स जिसमें हमारे पास होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो इस तरीके से दो रिब्स के बीच में मौजूद होते हैं। देन वी हैव इंटरनल कोस्टल मसल्स। कौन से मसल्स? इंटरनल कोस्टल मसल्स। इन दोनों मसल्स के पेयर को हम एंटागोनिस्टिक मसल्स भी कहते हैं। एंटागोनिस्टिक मसल्स आर दोस पेयर्स गाइस जो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। ऑपोजिट काम करने का मतलब क्या है कि अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। ऐसे मसल्स को हम एंटागोनिस्टिक मसल्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गई। जैसे हम अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में ये भी पढ़ के आ चुके होते हैं कि जैसे कि बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। मतलब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा आर्म में, हाथ में, तो हमारा जो वो है क्या कहते हैं ट्राइसेप्स, वो क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। तो बिल्कुल वैसे ही इंटरनल कोस्टल मसल्स में। इसके अलावा एक और शीट ऑफ मसल होती है हमारे पास जिसको हम क्या कहते हैं? डायफ्राम। क्या कहते हैं इस तरीके से? डायफ्राम। डायफ्राम को देखो ना तो इस तरीके से डोम शेप एक शीट ऑफ मसल है जो इस थोरेसिक कैविटी को विच इज फॉर्म बाय थोरेसिक केज, पूरा ये जो रिब केज एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है, इसको सेपरेट करता है फ्रॉम द एब्डोमेन। एब्डोमेन में हमारा सारा वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज अ शीट ऑफ मसल। दीज बोथ मसल्स आर इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, ये पता होना चाहिए हमें। दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए एक चीज कि इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता क्या। अब हम सबसे पहले इनहेलेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनहेलेशन में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, ये करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो हमारा वर्टिकल डायमीटर है, वर्टिकल डायमीटर का मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल डायमीटर मतलब ये डायमीटर इनसाइड अगर हम बात करें, ये डायमीटर जो है ये क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। अब ये कैसे इंक्रीज होता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारे रिब्स है ना, ये रिब ऐसे, अब देखो ये रिब्स कैसे मूव करती हुई आ रही है, ऐसे। होगा क्या कि जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिब्स जो ऐसी आ रही हैं, ये रिब्स कैसी हो जाएंगी? ऐसी हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? ऐसी हो जाएंगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि रिब्स जो है मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से अपवर्ड, ऊपर की तरफ, एंड बाहर की तरफ मूव करती है।
ऐसा था ना, ऐसे से कैसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, अपवर्ड और आउटवर्ड की तरफ मूव करती है। इसके अलावा ये जो स्टर्नम, ये जो हमें आगे ये नजर आ रही है बोन, ये फॉरवर्ड मूव करती है। कहाँ मूव करती है? फॉरवर्ड। अगर फॉर एग्जांपल स्टर्नम मेरे पास ऐसे है और मैं इसको पीछे से ऐसे कर देती हूँ, ठीक है, तो अब हमें पास स्टर्नम कैसी हो जाएगी, अब मेरे पास स्टर्नम और आगे की तरफ आ जाएगी, इस तरीके से स्टर्नम हो जाएगी, मतलब स्टर्नम क्या हो जाती है, फॉरवर्ड मूव करती है। अब इसको अगर हम यहाँ देखेंगे ना तो ये अच्छे से क्लियर होगा। देखो जैसे इधर देखो, अब यहाँ पे मैंने इसको शो किया है साइड व्यू से, मतलब मैंने इसलिए आपको पीछे पिक्चर दिखाई थी ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि रिब्स जो है नीचे की तरफ मूव करती हुई आ रही थी फ्रॉम बैकबोन टू स्टर्नम, और ये उनका हॉरिजॉन्टल डायमीटर हो गया। जब रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करती हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो ये जो डायमीटर है हॉरिजॉन्टल डायमीटर इंक्रीज हो गया। स्टर्नम फॉरवर्ड मूव करी देखो, और ये रिब्स क्या हो गई, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। इसको हम बकेट की डिमॉन्स्ट्रेशन से भी समझते हैं, जैसे अगर ये बकेट का हैंडल है, ये ऐसे पड़ा हुआ नीचे इस तरीके से स्लैंड करते हुए आ रहा है, तो देखो हॉरिजॉन्टल डायमीटर कम है। बट यही हैंडल अगर ऊपर की तरफ एंड बाहर की तरफ मूव करे, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ये नीचे की तरफ था तो एक तो अपवर्ड और बाहर की तरफ आउटवर्ड मूव करे तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बेसिकली। ठीक है, बेसिकली वॉल्यूम इंक्रीज करना है हमें थोरेसिक केज का। थोरेसिक केज का या थोरेसिक कैविटी का जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली होगा क्या, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, उसका प्रेशर कम हो जाएगा। ये देखो, एक चीज आपको याद रखनी है कि सारा जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो रही है ये सिंपली हो ही किस लिए रही है, ताकि वॉल्यूम इंक्रीज हो। क्या इंक्रीज हो, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो। मैं इसको T.C लिख रही हूँ, ठीक है, थोरेसिक कैविटी का क्या इंक्रीज हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो। वी ऑलरेडी नो, हमने बॉयल्स लॉ में डिस्कस करा है कि क्या प्रेशर क्या होता है, बॉयल्स लॉ पता नहीं क्या होता है कि प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम का मतलब क्या है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यही बेसिक थ्योरी हम फॉलो करते हुए यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली सारी कॉन्ट्रैक्शन मसल्स हो इसलिए रही है कि जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है, उसका जो स्पेस है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। इसके वॉल्यूम इंक्रीज होने से उसके अंदर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो आपको एक चीज याद रखनी है कि एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू दी लोअर प्रेशर। जब प्रेशर कम हो रहा है इनसाइड द लंग्स तो एयर कहाँ से मूव करेगी, फ्रॉम सराउंडिंग टू दी लंग्स, जिसको हम बेसिकली इनहेलेशन कहते हैं। तो ये है, अभी तो हमने डिस्कस कर लिया कि हॉरिजॉन्टल डायमीटर कैसे इंक्रीज हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक बॉक्स से डिमॉन्स्ट्रेट करूं, ये हमारे पास थोरेसिक कैविटी है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि हम इसको हॉरिजॉन्टल डायमीटर को किस तरीके से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब हमने इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायमीटर इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा, अब हमें इसका कौन सा डायमीटर इंक्रीज करना है, वर्टिकल डायमीटर। तो वर्टिकल डायमीटर के इंक्रीज करने के लिए वी हैव अ मसल कॉल्ड डायफ्राम, जो अभी हमने डिस्कस किया। ये पूरा डायफ्राम, डायफ्राम क्या होता है, एक डोम शेप मसल है। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लैट। फॉर एग्जांपल अगर ये थोरेसिक केज है, कैविटी है, और उसमें इस तरीके से डायफ्राम यूं है, तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे फ्लैटन हो जाएगा तो होगा क्या, अल्टीमेटली जो हमारा वर्टिकल डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हेल्प करेगा अल्टीमेटली थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज करने में। तो यही चीज हमने यहाँ देखी कि होगा क्या कि जब इस तरीके से हमारा इंक्रीज करेगा वो वॉल्यूम, तो अब होगा क्या कि अब सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं, अब हमारा वर्टिकल जो है वो भी डायमीटर इंक्रीज कर गया। तो अब यहाँ से देखो इसमें वॉल्यूम कितना कम था, इसमें वॉल्यूम कितना ज्यादा बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ने से होगा क्या कि प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये प्रेशर कम होगा तो क्या होगा वो हम यहाँ देखते हैं। अब यहाँ देखो लंग्स में तो हुआ क्या, फॉर एग्जांपल हमने क्या देखा कि वो थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड करी और उसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ये जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ थोरेसिक कैविटी का तो लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, प्रेशर ऑफ एयर कम हो गया। ये कौन सा प्रेशर है, लंग्स के अंदर अल्वेलाई है तो उसको मैं इंटर अल्वेलर प्रेशर, इंटर अल्वेलर प्रेशर भी कह सकती हूँ। ठीक है, तो होगा क्या, अब सराउंडिंग से एयर मूव करेगी इनटू द लंग्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू दी लोअर प्रेशर, जिसको हम ब्रीथ इन का भी कहते हैं, नाम देते हैं, या इनहेलेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट कब होगा, जब हम ब्रीथ आउट करेंगे, सेम मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो रिलैक्स करेंगे, जिसकी वजह से वापस लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली एयर का मूव करेगी बाहर की तरफ। लेकिन एक यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि हमने तो ये पढ़ा कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से
जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स एंड डायफ्राम है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन से हमारे पास जो है थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड हो रही है। तो थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड हो रही है तो लंग्स में तो कोई मसल्स नहीं है, तो लंग्स कैसे एक्सपेंड हो रहे हैं थोरेसिक कैविटी के एक्सपेंड होने से? क्योंकि अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी हम इतनी देर से यही डिस्कस कर रहे हैं ना कि इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से ये जो थोरेसिक कैविटी है हमारी पूरी, इस तरीके से उसका जो ये वर्टिकल डायमीटर है वो इंक्रीज करेगा, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से इनका हॉरिजॉन्टल डायमीटर इंक्रीज करेगा, इन डायमीटर्स के इंक्रीज करने से थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड करेगी, देन एयर फ्लोज फ्रॉम सराउंडिंग इनटू दी थोरेसिक कैविटी। बट लंग्स में जब एयर जा रही है तो ये तो थोरेसिक कैविटी का जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसमें ये लंग्स का वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रहा है? हाउ लंग्स आर इन्वॉल्व, जबकि लंग्स में तो कोई मसल्स भी नहीं है। तो इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जो आपको आई थिंक क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन है ये, सो क्लियर होगा तो ज्यादा अच्छा है। इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये ऐसा हो कैसे रहा है। आई होप कि इनहेलेशन तो क्लियर हो गया होगा कि वही चीज है कि फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एयर अंदर एंटर कर रही होती है एंड वो पूरा मूव करके जा रही होती है। बट ये कि थोरेसिक कैविटी के एक्सपेंड करने से लंग कैसे एक्सपेंड करें कि एयर उसमें फ्लो कर रही है या एयर वहां से बाहर जा रही है, वो हम डिस्कस करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अब देखना है यहाँ पे गौर से। एज वी डिस्कस्ड कि लंग्स के सराउंडिंग में वी हैव मेम्ब्रेन्स, जिसको हम फ्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, फ्लूरल। अब फ्लूरल मेम्ब्रेन वी हैव टू मेम्ब्रेन्स, एक मेम्ब्रेन जो बिल्कुल लंग के साथ अटैच होती है उसको हम कहते हैं कौन सी मेम्ब्रेन? विज़रल फ्लूरल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? विज़रल फ्लूरल मेम्ब्रेन। और एक मेम्ब्रेन जो कि ये पूरा लंग किधर होगा? इस केज के अंदर होगा ना, इस केज के अंदर होगा। तो सोचो कि इस केज के अंदर जब मैं कोई चीज डाली, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके से मौजूद होगा ना केज के अंदर, तो एक मेम्ब्रेन तो बिल्कुल उसके सराउंडिंग में चिपकी हुई, बिल्कुल अटैच है, जिसको हम क्या कहते हैं? विज़रल फ्लूरल मेम्ब्रेन। और एक ऑफ कोर्स ये इसके बराबर में क्या है, इस तरीके से रिब्स आ रही है ना, तो एक मेम्ब्रेन है जो कि रिब्स के साथ अटैच होती है। किसके साथ अटैच होती है? रिब्स के साथ, जिसको हम कौन सी मेम्ब्रेन कहते हैं? पैराइटल फ्लूरल मेम्ब्रेन। इस तरीके से हमारे पास ये रिब केज समझो कि इस तरीके से ऐसे इसके ऊपर से रिब केज फ्लो करती हुई आ रही है, ये रिब्स हैं, ठीक है, इस तरीके से ये रिब्स आ रही हैं और ये बीच के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है? ये ऊपर से पूरा कवर किया हुआ है इसको रिब्स ने इस तरीके से, बीच के अंदर अंदर हमारे पास मसल्स हैं और वो सॉरी रिब बीच में लंग है और ये सारी रिब केज ने कवर किया हुआ है, तो बिल्कुल लंग्स के बराबर में जो मेम्ब्रेन है वो होती है विज़रल फ्लूरल मेम्ब्रेन, और वो मेम्ब्रेन जो कि रिब्स के साथ अटैच हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? पैराइटल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्लियर होनी चाहिए थी बात। दूसरी बात ये कि इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में वी हैव अ फ्लूइड कॉल्ड फ्लूरल फ्लूइड। अच्छा, ये दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में अटैच, अच्छा यहाँ पे तो मैंने बहुत ज्यादा गैप शो कर दिया है, एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल गैप नहीं था, बिल्कुल एक दूसरे से अटैच होती है। मतलब इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो कैविटी होती है ना, वो भी ऐसा फील नहीं होती इतनी ज्यादा बड़ी कैविटी, वो भी बिल्कुल एकदम फर्मली क्या हुई होती है? अटैच हुई होती है, ठीक है। तो इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में वी हैव अ फ्लूइड, क्या मौजूद होता है इसके अंदर? फ्लूइड मौजूद होता है। और ये कौन सा फ्लूइड होता है? फ्लूरल फ्लूइड, जो कि ऑफ कोर्स फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन्स को अवॉइड करता है, लुब्रिकेशन को अवॉइड करता है, ये सारे काम करते हैं। अब इसको ध्यान से सुनना। हैव यू हर्ड अबाउट टू फोर्सेस के? एक फोर्स होती है कोहेसिव फोर्सेस, कौन सी फोर्स होती है? कोहेसिव, कोहेसिव, ठीक है। और दूसरी फोर्स होती है एडहेसिव फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस होती हैं? एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, अच्छा ये दोनों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, किसके दरमियान होती हैं? मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। जो ये कोहेसिव फोर्सेस है ये बिटवीन होती है सिमिलर मॉलिक्यूल्स, किसके दरमियान? सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। और यहाँ एडहेसिव में डी आ रहा है, समझो ये किसके दरमियान होती है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास एक पाइप है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस पाइप के अंदर से वाटर फ्लो करते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इस पाइप और इन वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी दैट इज एडहेसिव, और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? आपस में कोहेसिव। एज एन एग्जांपल दिया मैंने कि वो पाइप के साथ अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई भी मतलब समझ लो ये लेयर है, ठीक है, उस लेयर के साथ जो अट्रैक्शन होगी दैट इज एडहेसिव, और जो बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल्स होगी उसको हम कोहेसिव कहते हैं। तो इसी तरीके से हर फ्लूइड के अंदर, हर चीज के अंदर वी हैव इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन व्हिच कंसिस्टेड, जिसमें कोहेसिव फोर्सेस भी होती है, एडहेसिव भी होती है। इनको मिला के हम किसका नाम देते हैं? सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन क्या है?
सरफेस टेंशन। देखो, सरफेस टेंशन एक ऐसी इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो कि लिक्विड का जो सरफेस है उसको एकदम स्ट्रेच कर देती है लाइक अ मेम्ब्रेन। अब इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल ये ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, इसके ऊपर अगर फ्लाई आके बैठ जाए, फ्रूट फ्लाई, कोई भी मक्खी वगैरह इसके ऊपर आके बैठे, तो क्या वैसे डूब जाएगी नीचे? नहीं ना, वो उस पर क्या रहेगी, सिंक नहीं करेगी। तो एक जर्नल एग्जांपल है, वो सिंक क्यों नहीं करेगी, वो इसलिए क्योंकि वाटर के सरफेस पर डेवलप हुई हुई होती है सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन के, फॉर एग्जांपल ये वाटर का सरफेस, इसमें एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होंगी कि ये लिक्विड के सरफेस को, जो कि बिल्कुल क्या है, लिक्विड है, जिसपे कोई चीज अगर आए तो उसको सिंक करनी चाहिए, बट ये सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड का जो सरफेस है वो एकदम एग्जैक्ट ऐसा स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से अगर ये फ्रूट फ्लाई इसके ऊपर आके बैठ भी जाए, ऑफ कोर्स फ्रूट फ्लाई का इतना वेट नहीं है कि वो सरफेस टेंशन को ओवरकम कर सके। अगर ऑफ कोर्स कोई आइस डाल दूंगी तो आइस तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है सिंक कर जाएगी, क्योंकि वो उसका वेट जो है वो सरफेस टेंशन से काफी ज्यादा उस फोर्स है। ऑफ कोर्स फ्लाई का वेट इतना नहीं है, तो उसको ओवरकम नहीं कर रही है, इसलिए वो क्या है, सिंक नहीं कर पा रही। तो दैट बेसिकली समझाने का वो है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सरफेस टेंशन एक ऐसी फोर्स है जो लिक्विड के सरफेस को बिल्कुल स्ट्रेच कर दे, या इसको इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स हो कि एक जन नेट जैसा अपेयरेंस आ जाए, कि वो फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो नेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाए, एक नेट जैसा स्ट्रक्चर ऐसा बन जाए कि वो एकदम इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगे। ऐसी फोर्स को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो बेसिकली यहाँ पर भी वही चीज हो रही है। अब ये कैसे हो रही है उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अब वी हैव के यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, फ्लूइड के पार्टिकल्स मौजूद हैं इस तरीके से, ठीक है, छोटे छोटे से फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो भी हैं। ये मेम्ब्रेन के भी मॉलिक्यूल्स हैं, इस मेम्ब्रेन के भी मॉलिक्यूल्स हैं। ये थोड़ा ये जो ये कौन सी थी, ये पैराइटल फ्लूइड मेम्ब्रेन थी, ये बिल्कुल अटैच हुई हुई है रिब केज के साथ। किसके साथ अटैच हुई है, रिब केज के साथ। अब जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से रिब केज एक्सपेंड करेगा, ये हमारा जो थोरेसिक केज वो एक्सपेंड करेगा, तो होगा क्या कि ये मेम्ब्रेन भी क्या करेगी, बाहर की तरफ एक्सपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन किसके साथ अटैच हुई है, रिब्स के साथ। ये बात तो आसान सी बात है, समझ आ गई होगी कि ये मेम्ब्रेन हमारे पर रिब्स के साथ अटैच है, तो जब थोरेसिक केज हमारा एक्सपेंड कर रहा है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, तो ये मेम्ब्रेन भी बाहर की तरफ एक्सपेंड करेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। अब ये मेम्ब्रेन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान कौन सी फोर्सेस होंगी, एडहेसिव फोर्सेस होंगी। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं, एंड ये जो फ्लूरल फ्लूइड बीच में मौजूद है, इसके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो क्या करेगी, इस एक अट्रैक्शन सी डेवलप होगी, ठीक है, यहाँ पर डेवलप हो गई। अब ये जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑफ कोर्स ये इस मेम्ब्रेन के साथ भी अट्रैक्टेड होंगे, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी अट्रैक्शन होगी इस तरीके से। तो अल्टीमेटली होगा क्या है कि यहाँ पे एक ऐसी अट्रैक्शन डेवलप हुई जिसकी वजह से ये पूरा एरिया, ये पूरी ये जो चीज मैंने ऐसे लाइन से ड्रॉ की है, ये एक ऐसा सरफेस की तरह काम करेगी जो इलास्टिक होगा, जो कि स्ट्रेच सरफेस की तरह काम करेगी। होगा क्या, मतलब ये कि जब रिब्स हमारे पास एक्सपेंड करेंगी ना, हमारा जो केज है वो एक्सपेंड करेगा, तो केज के फॉर एग्जांपल ये मेरे पास थोरेसिक केज था, ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से इसने किया एक्सपेंड, ठीक है। ये सब आपस में बहुत करीब करीब होती हैं ये मेम्ब्रेन्स, ये मैंने ऐसे दूर दूर शो किए ताकि क्लियर हो जाए। जब ये थोरेसिक केज एक्सपेंड करेगा, तो ऑफ कोर्स ये वाली मेम्ब्रेन बिल्कुल इसके साथ अटैच हुई है, तो ये भी एक्सपेंड करेगी बाहर की तरफ। जब ये बाहर की तरफ एक्सपेंड करेगी, तो एडहेसिव फोर्सेस हैं बिटवीन दी फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, ध्यान से सुनना, एंड दी मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस पैराइटल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से होगा क्या, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके अलावा इन मॉलिक्यूल्स की और इस विसरल फ्लूइड मेम्ब्रेन के दरमियान भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। तो जब ये मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इन्फ्लेट कर रही है, या समझ लो कि बाहर की तरफ एक्सपेंड कर रही है, तो ये फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स और इन सब अट्रैक्शन की वजह से ये मेम्ब्रेन भी बाहर की तरफ क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, क्योंकि अट्रैक्शन है। इसने ये वाली जो मूवमेंट है थोरेसिक केज की, ये वाली मूवमेंट ट्रांसफर हुई इस मेम्ब्रेन पे, इसने मूव किया बाहर, इसके मूवमेंट की वजह से यहाँ पे एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, जिसकी वजह से ये वाली मेम्ब्रेन्स भी कहाँ हुई, इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थी ये इन इस लेयर की, इन मॉलिक्यूल्स के इस लेयर के दरमियान, जिसको हम सरफेस टेंशन कह रहे हैं, कि विजिबल मैम ने भी बाहर की तरफ एक्सपेंड किया। सो बेसिकली मूवमेंट्स ऑफ थोरेसिक केज वर ट्रांसमिटेड फ्रॉम दी
were transmitted from the thoracic cage to the parietal to the fluid to the visceral fluid membrane, and ये visceral fluid membrane मैंने कहा क्या बिल्कुल करीब इसके साथ अटैच होती है इस तरीके से, बिल्कुल करीब, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली लंग्स भी क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो लंग्स के एक्सपेंशन से वॉल्यूम हमारे पास जो है वो इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, एंड वही फिनोमेना कि एयर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक है, इनटू दी लंग्स। ये बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, एटीएम जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, इसको मैं एटीएम लिख रही हूँ। एंड जो अंदर लंग्स में प्रेशर उसको मैं इंटर एल्वेलर प्रेशर हम लिख सकते हैं, तो उसको मैं आई ए पी लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ? आई ए पी। सो बेसिकली जब आई ए पी इंटर एल्वेलर प्रेशर हमारे पास कम होगा, सो एयर फ्लोज फ्रॉम एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग टू दी लंग्स, और जब ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, तो एयर मूव्स फ्रॉम दी एल्वेलाई टू दी सराउंडिंग। इस आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से लंग्स एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, ताकि अगर कोई भी कंफ्यूजन तो वो क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से मूवमेंट्स बेसिकली ट्रांसफर हो रही है, तो ये सारा काम मैकेनिकल कपलिंग आप कह सकते हो। देख रहे हो किस तरीके से मूवमेंट्स एक से दूसरे में ट्रांसमिट हुए, दूसरे से तीसरे में हुए, और अल्टीमेटली पूरा गेज के साथ पूरे लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं, सारा रिदमिक काम चल रहा है, इसलिए ब्रीदिंग रिदमिक प्रोसेस होता है कि अल्टीमेटली रिदम की तरह ब्रीथ इन है, ब्रीथ आउट है, पहले कॉन्ट्रैक्शन है, देन रिलैक्सेशन है, एक्टिव प्रोसेस है पहले, फिर पैसिव प्रोसेस है, इस तरीके से सारा काम चल रहा होता है, ठीक है। सो आई होप कि ये सारा क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा रिटन फॉर्म में देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इनहेलेशन क्या होता है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रिब्स मूव करती हैं अपवर्ड एंड आउटवर्ड, इंक्रीजिंग द हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ चेस्ट कैविटी एंड लंग्स। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, क्योंकि वो कौन से मसल्स होते हैं? एंटागोनिस्टिक। मैंने बताया एंटागोनिस्टिक मसल्स आर दोज मसल्स जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स करेगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, मूव्स डाउनवर्ड, फ्लैटन अप हो जाता है, जिसकी वजह से वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। अब देखना, द वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एंड द एयर प्रेशर, जिसको हम कहते हैं इंट्राअल्वेलर प्रेशर, जो है एल्वेलर प्रेशर वो डिक्रीज करता है। सो द एयर एंटर्स इनटू द लंग्स फ्रॉम हायर प्रेशर इन द सराउंडिंग टू द लोअर प्रेशर इन द लंग्स। ये पूरा इनहेलेशन में, विच इज एन एक्टिव प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसमें मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। एक्सहेलेशन की अगर हम बात करें, एक्सपायरेशन, तो इसमें होता क्या है कि वही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो ब्रीथ इन, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, वो क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। जब वो रिलैक्स करेंगे तो ऑफकोर्स हमने क्या पढ़ा कि एंटागोनिस्टिक मसल है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिब्स मूव डाउनवर्ड करेंगी एंड इनवर्ड। पहले रिब्स कहाँ थी? अल्टीमेटली रिब्स होती कैसे? डाउनवर्ड स्लाइड करती हुई आ रही होती है ना, हमने ये पढ़ा था। हमने क्या देखा? जब इनहेलेशन हुई तो वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड, तब ऑफकोर्स जब रिलैक्सेशन हो रही है एक्सटर्नल मसल की, तब वो दोबारा से डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव करेंगे, जिससे हॉरिजॉन्टल डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा। डायफ्राम रिलैक्स करके वापस डोम शेप में आएगा, जिसकी वजह से moves upward, decreasing the vertical diameter of chest cavity. The volume of lungs decreases and the air pressure inside the lung increases. जैसे कि Boyle's law में हमने डिस्कस किया। अब एयर ऑफ कोर्स लंग के अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया than the surrounding atmospheric pressure, so air flows out of the lungs from the higher pressure to the lower pressure in the surrounding. So I hope कि ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग अच्छे से क्लियर हुआ हो। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि हाउ कि अगर जब थोरेसिक केज एक्सपेंड कर रहा है तो लंग्स कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, ऑल दैट प्रोसेस। तो ये भी अभी बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, एंड आई होप कि क्लियर हुई हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।